तो ये कहानी है हमारे हीरो सुप्रीम गॉड एम्परर त्यांजुन की, जो कि कमजोरों के लिए एक मसीहा और जालिमों के लिए उनकी मौत था। त्यांजुन ने 10,000 साल पहले अच्छाई के लिए लड़ते हुए खुद को ही जान से मार लिया, पर दूसरी तरफ जब उसकी आंख खुली तो त्यांजुन ने जाना कि वो एक कमजोर से लड़के की बॉडी में रीइंकार्नेट हो चुका, जिसको तो सब लोग ट्रैश की तरह ट्रीट किया करते थे। त्यांजुन को ये सब देखकर कुछ अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो मोयेन की बेइज्जती का बदला इन सब से लेगा। साथ ही साथ त्यांजुन को एक बार फिर से इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल गॉड बनना था, जो सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, पर सुप्रीम गॉड मोयेन को कौन ही रोक सकता था। तो चलो फिर बिना वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं हमारे इस मजेदार सी सीरीज को। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक इमॉर्टल किंग त्यांजुन को देखते हैं, जिसके पास एक बहुत ही पावरफुल स्क्रॉल था जो कि लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन बुरे लोगों से ये बात कैसे हजम हो सकती थी, इसीलिए वो इस स्क्रॉल को त्यांजुन से हथियाना चाहते हैं। त्यांजुन भी जानता था अगर ये स्क्रॉल इनके हाथ लग गया तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी, और स्क्रॉल को बचाने के चक्कर में उसने खुद को भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया। त्यांजुन की बॉडी तो खत्म हो चुकी, लेकिन उसकी सोल को उस स्क्रॉल ने अपने अंदर रख लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ 10,000 साल बाद आ गया, जहाँ पर हम एक लड़के मोयान को देखते हैं। मोयान एक अल्केमी टीचर था, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि उसके स्टूडेंट्स ही उसे बुली किया करते थे। मोयान के कल्टीवेशन लेवल के लो होने की वजह से वो इनका मुकाबला भी नहीं कर सकता। अब हम मोयान के बचपन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसके फादर ने उसे बायून सिटी भेज दिया, जहाँ पर उसकी एज के ही बच्चे उसे बुली किया करते थे। लेकिन मोयान की किस्मत तो जल्द ही बदलने वाली है, क्योंकि उसकी बॉडी में एंटर कर चुकी है त्यांजुन इमॉर्टल किंग की सोल। त्यांजुन मोयान की बॉडी में आने के बाद सोच रहा होता है कि आखिर मैं इसी बॉडी में क्यों आया। तभी उसे मोयान की पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज दिखने लग गई, जिन्हें देखने के बाद त्यांजुन को मालूम हो चुका कि मोयान के साथ लोगों ने कितना बुरा सलूक किया है, जिस वजह से वो मोयान से कह रहा था कि आइंदा के बाद कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। मोयान को यूं बड़बड़ाता हुआ उसी ही क्लास के एक बच्चे ने भी देख लिया, जो कि मोयान से कहने लगा, टीचर आप किससे बात कर रहे थे, क्या आपका दिमाग डैमेज हो चुका है। उसकी ये बात सुनकर क्लास में मौजूद सब बच्चों ने तो हंसना शुरू कर दिया। उन्हें यूं हंसता देख मोयान को तो गुस्सा आ गया, और वो गुस्से से कहता है कि तुम सब चुप हो जाओ, मुझे ये बताओ कि ये कौन सा साल चल रहा है, क्या तुम लोगों को किसी त्यांजुन के बारे में मालूम है। जिस पर तो वही बदतमीज लड़का जवाब देते हुए कहता है, सर वो तो एक लेजेंड था जो कि 10,000 साल पहले ही मारा जा चुका। जो सुनकर तो मोयान भी हैरान था। वो कहता है कि 10,000 साल गुजर चुके, मेरे लिए तो सिर्फ ये आंख झपकने के बराबर था। मोयान अभी ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से दो बच्चों ने लड़ना शुरू कर दिया, जो कि एक दूसरे पर स्क्रॉल्स को फेंक रहे थे, लेकिन मोयान ने तो वक्त रहते ही उसे डॉज कर लिया। अब वो उनसे कहता है कि तुम लोग को क्या लगा था कि तुम मुझे बुली कर सकते हो। लेकिन जैसे ही त्यांजुन ने मोयान की बॉडी की स्ट्रेंथ चेक की तो वो कहता है कि इतनी वीक बॉडी, इसी वजह से तो सब लोग इसे बुली करते हैं। अभी के लिए वो उन बच्चों को कुछ नहीं कह सकता था, जिसकी वजह से वो कहता है हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तभी उसी क्लास की एक स्टूडेंट शान्यू से सवाल करते हुए कहने लगी, सर कल हमें समझ नहीं आता कि आखिर सिर्फ हम डेड ग्रास को ही क्यों यूज कर सकते हैं। मोयान उसका ये सवाल सुनकर अपने मन में सोचने लग गया, एल्केमी ये तो मैं इजीली पढ़ा लूंगा। इसके बाद उसने शान्यू का जवाब बहुत ही आसानी के साथ दे दिया। जवाब देने के बाद वो शान्यू से सवाल करते हुए कहता है, ब्यूटीफुल गर्ल क्या मैंने सही कहा। मोयान की ये बात सुनकर शान्यू को तो गुस्सा ही आ गया। उसे लग रहा था कि मोयान जैसे डम को इसका जवाब कैसे ही आ सकेगा और मैं उसकी बेइज्जती कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर तो सभी उल्टा हो चुका, क्योंकि उसे थोड़ी मालूम था कि मोयान की बॉडी में अब एक इमॉर्टल किंग आ चुका, और वो गुस्से से अपनी जगह पर बैठते हुए कहने लगी कि इस बात का जो जवाब मैं खुद भी दे सकती थी। स्पिरिचुअल लार्ड और ऑस्मेंटस रूट्स के दरमियान कॉम्बिनेशन बनाने के लिए डेड ग्रास सबसे परफेक्ट होता है। ये तो इतना आसान सवाल था कि इसका जवाब तो कोई भी दे लेगा। मैं इनसे अब जुलेंडाइन के बारे में सवाल करूंगी, इसके बारे में तो 2 स्टार अल्केमिस्ट को भी नहीं पता होता। सर मोयान तो बहुत ही दूर है, उन्हें कहाँ ही पता होगा। ये सब सोचने के बाद शान्यू तो काफी खुश हो गई। वो कहती है कि अब मजा आएगा। ये कहने के बाद वो मोयान के पास चली गई और उससे सवाल करते हुए कहने लगी कि क्या आपको जुलेंडाइन के बारे में मालूम है। जिस पर तो मोयान उल्टा उसी की बेइज्जती करते हुए कहने लगा, क्या ये एक अल्केमिस्ट से पूछे जाने वाला सबसे बेसिक क्वेश्चन नहीं। मोयान की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद लोग आपस में बातें करते हुए कहने लगे, हमारी सिटी में तो सिर्फ 1-2 लोग ही ऐसे हैं जो कि जुलेंडाइन पिल को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। शान्यू उन सबकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने सवाल को आगे बढ़ाकर कहने लगी, जुलेंडाइन को बनाने के लिए गेनोडर्मा, आयरन रीफ, लो लेवल का ब्लू वुल्फ और साथ ही साथ कुछ मेडिकल हर्ब्स चाहिए होती हैं। इन सब चीजों की मदद की वजह से जुलेंडाइन अच्छे तरीके से बन जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर हमें इसमें ब्लू वुल्फ की जरूरत क्यों होती है। उसकी ये बात सुनकर मोयान को तो गुस्सा
गुस्सा आ गया। वो गुस्से से कहने लगा कि आखिर ये सब तुम्हें किस बेवकूफ टीचर ने सिखाया। हम लो लेवल ब्लू वुल्फ की जगह 3 मेडिकल हर्ब्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोयन इससे पहले कि अपनी बात को आगे बढ़ा पाता, वही बदतमीज लड़का उसे टोकते हुए कहता है, इससे तो हमारी पिल खराब हो जाएगी। उसके बाद से मोयन तो दोबारा से भड़क गया। वो उसे कहने लगा, पागल इंसान, आखिर ये सब तुमसे किसने कहा। लेकिन वो बदतमीज लड़का भी कहीं पीछे रहने वाला था। वो भी मोयन को जवाब देते हुए कहता है, इस रेसिपी को फर्स्ट जनरेशन ने बनाया था और सालों से यही रेसिपी चलती आ रही है, तो आप इसे बदल नहीं सकते। शान्यू को तो यहाँ पर समझ आ चुका था कि मोयन ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि सेम यही एक्सप्लेनेशन उसके ग्रैंडपा ने उसे दी थी। अब वो मोयन से दोबारा से सवाल करते हुए कहती है कि क्या आप मुझे इस बारे में मजीद बता सकते हैं। जो लिंडेन को बनाने के लिए हम वैसे विंड वुल्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सुनते साथ ही वो बदतमीज लड़का दोबारा से खड़े होते हुए कहने लगा, विंड वुल्फ जो कि सबसे लोवेस्ट ग्रेड का मॉन्स्टर है, उसे हम 3rd ग्रेड की पिल बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लगता है सर नशे में है, जिसकी वजह से उन्हें समझ ही नहीं लग रहा कि वो क्या कह रहे हैं। उसकी बात सुनते साथ ही सारे बच्चों ने तो हंसना शुरू कर दिया। शान्यू भी अपनी सीट पर वापस जाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसे मालूम हो चुका कि ये लोग आज उसे कोई सवाल नहीं करने देने वाले। तभी वहाँ पर इसी स्कूल का प्रिंसिपल किसी बंदे के साथ आ गया। वो बंदा मोयन से सवाल करते हुए कहता है कि हम आखिर किस तरह ब्लू वुल्फ को विंड वुल्फ के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ मुझे ये बताओ कि हम इस पिल की स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। मोयन भी अब उसे सीधे तरीके से कहीं जवाब देने वाला था। वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें इस उम्र में बेसिक एल्केमी भी नहीं आती। मोयन के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद प्रिंसिपल आगे की तरफ आते हुए कहने लगा, मोयन इतनी रूडली इनसे बात मत करो, क्या तुम्हें पता भी है कि ये कौन है। इससे पहले कि प्रिंसिपल उस ओल्ड मैन के बारे में बता पाता, उस ओल्ड मैन ने प्रिंसिपल को वहीं पर रोक दिया। मोयन भी अब ओल्ड मैन के कपड़ों की तरफ देखते हुए कहता है कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं लग रहा, शायद ये कोई फेमस बंदा होगा जिसकी वजह से प्रिंसिपल इसके आगे पीछे घूम रहा है। मोयन ने भी अब उसकी बात का जवाब दे ही दिया। वो उससे कहने लगा, हम लोग विंड वुल्फ के साथ पर्पल जेड को इस्तेमाल करेंगे। जो सुनते साथ ही वो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, हम ऐसा तो कर सकते हैं, क्योंकि पर्पल जेड के पास तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जबकि विंड वुल्फ के पास बिल्कुल भी नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। इससे तो हमारी पिल की क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तुम तो काफी ज्यादा अक्लमंद हो। ये सब कहने के बाद वो ओल्ड मैन अपना नाम बताता है। उसका नाम था मूवेन। मूवेन का नाम सुनते ही क्लास में मौजूद सब बच्चे तो हैरान हो गए, क्योंकि मूवेन तो इस सिटी का सबसे अच्छा एल्केमिस्ट था। प्रिंसिपल भी यहाँ पर मोयन को देखते हुए अपने मन में सोच रहे थे, ये पहले तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, आज पता नहीं इसे क्या हो गया, क्योंकि ये तो 2 सिमिलर ग्लास के दरमियान फर्क भी नहीं कर सकता था, और आज देखो ये उसी की रिप्लेसमेंट बता रहा है। अगर इसके पास इतनी ही नॉलेज थी तो इसने पहले मुझसे ये सब क्यों छुपाया। क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स ने भी आपस में बात करनी शुरू कर दी थी। अल्केमिस्ट मूवेन की रिस्पेक्ट तो रॉयल फैमिली भी करती है, और पूरे एम्पायर में सिर्फ ये इकलौते ही 8 स्टार एल्केमिस्ट हैं। अब मूवेन मोयन से कहता है कि मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ, जिस पर तो मोयन ने भी उसे इजाजत दे दी। अब वो सवाल करते हुए मोयन से कहने लगा कि हम ब्लड पिल की पावर को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, जिसका जवाब तो मोयन ने चंद ही सेकंड्स में दे दिया। वो उससे कहता है कि ब्लड ग्रास रूट्स को यूज करके। मोयन की ये बात सुनकर ओल्ड मैन तो हैरान ही रह गया। वो उससे कहता है कि आप जैसा महान अल्केमिस्ट इतनी छोटी सी एकेडमी में क्या कर रहे हैं। मैं आपसे बैठकर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और सवालों के भी जवाब चाहिए। लेकिन मोयन के तो घर जाने का टाइम हो चुका। वो उसे मना करते हुए कहता है कि आप मुझे माफ करें, मेरी क्लास खत्म हो चुकी है, अब मैं घर जा रहा हूँ। जिससे प्रिंसिपल को तो बहुत गुस्सा आ गया। वो मोयन से कहने लगे, मिस्टर वैन कभी कभार ही किसी से सवाल करते हैं, तुम्हें यहीं रुककर उनका जवाब देना चाहिए। वो ये सब अभी कह ही रहा था कि मिस्टर वैन ने उसकी तरफ देखा, जिसकी वजह से तो प्रिंसिपल को भी चुप करना पड़ा। मिस्टर वैन अब मोयन से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगे, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, जिसके लिए तो मोयन भी एग्री हो गया। प्रिंसिपल तो पीछे की तरफ खड़ा अपने मन में कह रहा था, मोयन अगर तुमने आज मिस्टर वैन को गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हें इसकी पनिशमेंट जरूर दूंगा। फाइनली मोयन भी अब अपने घर पहुंच चुका था, जहाँ पर एक सर्वेंट आकर उसे बताता है कि लिविंग हॉल में एल्डर्स और आपके पेरेंट्स आपका वेट कर रहे हैं। रास्ते में त्यानजुन को मोयन की पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज भी याद आई, जहाँ पर चीफ ऑफ द सर्वेंट्स ने सारे सर्वेंट्स को उनके महीने की सैलरी दे दी। लेकिन जब मोयन उसे अपनी सैलरी लेने के लिए गया तो उसने ये कहते हुए मोयन को मना कर दिया कि तुम्हारी सैलरी को मैंने सेव करके रख लिया है। कि रास्ते में उसे वही चीफ ऑफ सर्वेंट मिल गया, जिसने मोयन को रोक लिया। मोयन अब उसे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या मसला है, जिस पर वो मोयन से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें तो मुझसे पूछना चाहिए था कि तुम्हारा क्या हाल चाल है, क्या वो सब तुम भूल चुके जो कि मैंने तुम्हें सिखाया था। फैमिली के एल्डर्स आज इकट्ठा हुए हैं ताकि तुम्हारी शादी की डेट फिक्स की जा सके। तुम्हें बस अंदर जाकर हाँ बोलना है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे कचरे को कोई लड़की दे रहा है। अब यहाँ खड़े होके मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जल्दी अंदर। उसकी सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर वैन कहने लग गए,
आखिर एक सर्वेंट अपने मास्टर की बेइज्जती कैसे कर सकता है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। मोयन भी अब पहले की तरह थोड़ी था जो कि उसकी सारी बातें सुनकर आगे की तरफ चला जाए। उल्टा मोयन ने तो उसके पास जाते हुए एक जोरदार झापड़ उसके मुंह पर लगा दिया, जिससे तो वो चीफ ऑफ सर्वेंट चीख उठा कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मारने की। मोयन ने तो उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए उल्टा एक और जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया, जिसकी वजह से तो वो दूर जाकर गिर गया। उस चीफ ऑफ सर्वेंट को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मोयन को क्या हो चुका। पहले तो ऐसा उसने कभी कुछ नहीं किया। मोयन अब उसके पास आते हुए उसे कहता है, याद रखो कि तुम मेरे सर्वेंट हो और मैं तुम्हारा मास्टर। अगर तुमने फ्यूचर में मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहते साथ ही मोयन यहाँ से जाने लगा। अब वो अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि जितना मैंने सोचा था इसकी फिजिकल बॉडी तो उससे भी ज्यादा वीक है। सबसे पहले तो मुझे इस पर काम करना होगा। प्रिंसिपल भी अब मिस्टर वैन को बता रहे थे कि आज से पहले मोयन ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमेशा से ही लोग इसे बुली करते आए हैं, लेकिन आज तो बिल्कुल मोयन बदल ही गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ लिविंग हॉल के अंदर आ गया, जहाँ पर मोयन का फादर और बाकी के एल्डर्स बैठे हुए थे। मोयन का फादर किन फैमिली के हेड से कहता है, मेरा बेटा मुंह इतना ज्यादा लोगों में घुलता मिलता नहीं और ना ही वो इतनी ज्यादा बात करता है। तभी वहाँ पर मोयन भी पहुँच गया। मोयन का फादर उसे किन फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहने लगा कि ये चेयरमैन किन है और ये इनकी बेटी किंग मेंग्यू है। मिस किन ने यहाँ पर एक मास्क पहना हुआ था, जिसे देखते हुए मोयन अपने मन में कह रहा था, क्या ये इसने इसलिए लगाया है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है, या ये भी तो हो सकता है कि ये मास्क इसलिए लगाती हूँ क्योंकि ये अंदर से चुड़ैल जैसी दिखती है। मुझे तो सोचकर भी डर ही लग रहा है। मोयन अभी मिस किन के बारे में ये सब सोच ही रहा था, तभी उसका फादर उससे कहता है, मैंने तुम्हारी शादी के लिए मिस किन को पसंद कर लिया और ये एक बहुत ही अच्छी फैमिली है। उन सबको तो यही लग रहा था कि मोयन बस यहाँ पर आएगा और हाँ कहकर चला जाएगा, लेकिन मोयन अब कोई बच्चा थोड़ी जिसे जो भी पकड़ाओगे वो ले लेगा। वो अपने फादर को मना करते हुए कहता है कि मैं मिस किन से शादी नहीं करना चाहता। मोयन के मुंह से बात सुनकर एल्डर फेंग युआन को तो गुस्सा आ गया, क्योंकि इन दोनों की शादी की वजह से इन्हें काफी फायदा होने वाला था। मोयन को तो एल्डर फेंग को देखते साथ ही अपने बचपन का सीन याद आ गया, जहाँ पर इसी का पौधा मोयन को मारा करता था, क्योंकि एल्डर फेंग ने उसे कहा था, अगर तुम इसे मारकर आओगे तो मैं तुम्हें एक स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा, जिसकी वजह से वो रोज ही मोयन को बुली करते थे। एल्डर फेंग युआन यहाँ पर गुस्से से मोयन से कहने लगे, तुमने मिस किन को देखा भी है कि वो कितनी खूबसूरत है। वो तुमसे शादी इसलिए कर रही है कि हमारी फैमिली को बेनिफिट हो सके। तुम्हारी औकात सिर्फ हमारी फैमिली में कूड़े के बराबर है। तुमसे आखिर शादी भी कौन करना चाहेगा। ये तो गनीमत जानो कि मिस किन तुमसे शादी कर रही हैं। चेयरमैन कब से तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रहे थे, तुम्हें उनका कोई ख्याल है। मोयन को तो इन सारी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो एल्डर फेंग युआन से कहने लगा, आप आहिस्ता बोले, मुझे सुनाई देता है, मैं बहरा नहीं हूँ। आपने भी खुद ही तो बताया कि मिस किन एक ब्यूटीफुल लेडी और मैं एक ट्रैश, क्या हम दोनों की मैरिज सुटेबल रहेगी। इससे तो अच्छा है कि आप इसकी शादी अपने पोते मूशिया के साथ करवा दें। वैसे भी वो तो आपको काफी ज्यादा पसंद है और ये भी इतनी ब्यूटीफुल है, दोनों एक साथ अच्छे लगेंगे। जिससे तो एल्डर फेंग युआन इतना भड़क गया कि वो मोयन को मारने ही वाला था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, इसीलिए वो ऐसा कर नहीं सकता था। वो जाकर वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। फर्स्ट एल्डर के बैठते साथ ही सेकंड एल्डर को कोई कीड़ा काटने लग गया, जिस वजह से वो खड़ा होते हुए मोयन से कहने लगा, तुमने आज तक अपनी फैमिली के लिए किया ही क्या है। तुम ये चाहते हो कि सारी जिंदगी तुम्हारी फैमिली तुम्हें खिलाए। मोयन अब उसका मुंह बंद करने के लिए उसे जवाब देते हुए कहने लगा, वैसे आपके बेटे तो मुझसे ज्यादा ही खाते हैं, क्या आपको वो मुझसे बेहतर लगते हैं। आज तक उन्होंने भी क्या ही किया है हमारी फैमिली के लिए। मोयन ने तो सेकंड एल्डर की अच्छी खासी बेइज्जती करके रख दी। एल्डर फेंग युआन दोबारा से बीच में बोलता हुआ कहता है, अपने आप को उन लोगों से कंपेयर मत करो, वो हमारी मू फैमिली के पिलर्स बनेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जीनियस हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम हो। मोयन उसकी बात का कोई जवाब दे पाता, इससे पहले ही वो सर्वेंट्स का चीफ लाओ शियू यहाँ पर पहुँच गया, जो कि रोते हुए एल्डर से कहने लगा, यंग मास्टर मोयन ने मुझे 2 दफा थप्पड़ मारा। एल्डर, सेकंड एल्डर और फैमिली के हेड से मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ। लाओ शियू को यूँ रोता देख सेकंड एल्डर को तो बहुत गुस्सा आ गया। वो भड़कते हुए मोयन से कहने लगा कि तुम अपनी हद से आगे बढ़ चुके। लाओ शियू को हमारी फैमिली में 20 साल से भी ज्यादा हो चुके, ये हमारी फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा लॉयल है। मोयन, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की। मोयन तो अब उसे एरोगेंटली जवाब देते हुए कहता है, इसने मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत की, जिसकी वजह से उसे पहला थप्पड़ पड़ा, साथ ही साथ इसने मेरी इंसल्ट भी की। क्या इसे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए थी। सेकंड एल्डर तो मोयन की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो उल्टा मोयन को ही डांटते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, असल मसला तुम हो, तुमने एक सर्वेंट को मारा, क्या तुम्हें फैमिली रूल्स के बारे में नहीं पता। जिस पर मोयन उसे कहता है, अच्छा फैमिली रूल्स, क्या फैमिली रूल्स में ये भी आता है कि आप किसी की जबरदस्ती शादी करवा दें। उसे ये कहने के बाद मोयन अब अपने फादर से कहता है, फादर मैं ये शादी नहीं कर सकता। मोयन के मुँह से ये बात सुनकर वहाँ मौजूद
एल्डर्स और मुयेन का फादर सभी हैरान हो गए कि आखिर मुयेन ये क्या कह रहा है। एल्डर फेंगियान तो यहाँ पर गुस्से से खड़ा होता हुआ कहने लगा, अगर तुम शादी नहीं भी करना चाहते तब भी तुम्हें करनी पड़ेगी। ये कहते साथ ही वो मुयेन पर हाथ उठाने ही वाले थे। अब मुयेन उसे कहता है कि क्या आप मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन अफसोस आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। ये कहते साथ ही उसने प्रिंसिपल लू को आवाज दे दी। वो उनसे चिल्लाते हुए कह रहा था कि प्रिंसिपल लू, क्या आपको मेरी कोई परवाह नहीं? यहाँ पर लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। मैं आपकी अकेडमी का टीचर हूँ, आपको मुझे बचाना चाहिए। प्रिंसिपल लू तो इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहते थे, लेकिन मिस्टर वैन की वजह से उन्हें मजबूरन बीच में आना पड़ा। प्रिंसिपल लू भी अंदर की तरफ आते हुए सबसे माफी मांगकर कह रहे थे, प्लीज मुझे इंटरफेयर करने के लिए माफ कर दीजिएगा। अब वो मुयेन के पास आते हुए उससे कहने लगे, लिटिल बास्टर, आखिर तुमने बीच में मुझे क्यों घसीटा? तुम्हें बाद में देख लूंगा। यहाँ मौजूद सब लोगों को मिस्टर वैन के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था कि आखिर वो कौन है। प्रिंसिपल लू मिस्टर वैन को चेयर पर बैठने के लिए कह रहे थे, जबकि मिस्टर वैन ने मना करते हुए प्रिंसिपल लू को ही चेयर पर बिठा दिया। एल्डर फेंगयुआन प्रिंसिपल लू के पास आकर उनसे कहता है, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आप आज यहाँ पर आएंगे, आपने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। जिस पर प्रिंसिपल लू उसे जवाब देते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस मुयेन से मिलने के लिए आया था। एल्डर फेंगयुआन अब ये चाहता था कि प्रिंसिपल लू भी मुयेन के खिलाफ हो जाए, जिस वजह से वो उन्हें भड़काने के लिए बोल रहा था। प्रिंसिपल लू, आपने तो सब कुछ सुन ही लिया कि मुयेन हमारे फैमिली रूल्स को बे नहीं कर रहा। मुयेन ने तो हमारे एक वेटर पर भी हाथ उठा दिया, इसे तो इसके लिए अच्छी सजा मिलनी चाहिए। प्रिंसिपल तो यहाँ पर अपने मन में सोच रहा था, मुयेन मिस्टर वैंग को पसंद आ गया, अगर मैं इसे डिफेंड नहीं करता तो ये मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर देंगे, इसलिए मुझे इसका साथ ही देना होगा। ये सब सोचने के बाद प्रिंसिपल लू कहता है, बच्चों की शादी तो वहीं पर करनी चाहिए जहाँ पर उनकी मर्जी हो। चेयरमैन मू, क्या आप ऐसा नहीं सोचते? इससे तो मुयेन का फादर भी एग्री था, लेकिन सेकंड एल्डर को तो मिर्ची लगनी शुरू हो गई, इसीलिए वो प्रिंसिपल लू से कहता है, मुयेन ने तो 10 सालों से हमारी फैमिली के लिए कुछ किया ही नहीं। अब जब किन और मू फैमिली दोनों चाहती है कि इन दोनों की शादी हो जाए, ये गार्बेज ना सिर्फ इसने मिस किन से शादी करने के लिए मना किया, बल्कि मेरे सर्वेंट को भी मारा जिसने आज तक हमारी मू फैमिली के लिए इतना कुछ किया। मुयेन, तुम्हें तो हम सबके सामने नाक रगड़ कर माफी मांगनी चाहिए। सेकंड एल्डर के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मिस्टर वैन भी खुद को रोक नहीं पाए। वो सेकंड एल्डर से कहते हैं, क्या इस तरह की बातें तुम जैसे एल्डर को करनी चाहिए? उस बटलर ने अपने यंग मास्टर की बेइज्जती की थी, एक थप्पड़ तो अभी भी उसके लिए कम है। तुम जो कि मू फैमिली के एक एल्डर हो, बगैर सोचे समझे कि क्या गलत है और क्या सही, सारा का सारा इल्जाम तुमने मुयेन पर लगा दिया। सेकंड एल्डर को भी अच्छे तरीके से पता था कि यहाँ पर उसी की गलती है, लेकिन वो अपनी बेइज्जती किसी से कैसे ही होने दे सकता था। इसीलिए वो मिस्टर वैन से कहता है, ओल्ड मैन, ये हमारी फैमिली का इंटरनल मैटर है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मिस्टर वैन अब उससे कहता है कि हाँ, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं मुयेन का एक गेस्ट हूँ। यहाँ पर एंटर होते साथ ही मैंने इतनी सारी चीजें देख ली, क्या आप लोग अपने गेस्ट का वेलकम इस तरह से करते हैं? जिस पर तो सेकंड एल्डर सवालिया अंदाज में कहता है, गेस्ट? कौन है गेस्ट? तुम तो हमारे कोई गेस्ट नहीं हो, हमारे गेस्ट तो सिर्फ प्रिंसिपल लू हैं। हमने यहाँ पर तुम्हें इन्वाइट नहीं किया, इसलिए तुम दफा हो जाओ यहाँ से। मिस्टर वैन की सेकंड एल्डर से क्यों बेइज्जती होता देख प्रिंसिपल लू को तो बहुत गुस्सा आ गया। वो गुस्से से खड़ा होकर सेकंड एल्डर से कहने लगा, अब बस कर जाओ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कहने की? मिस्टर वैन को मुयेन ने अपने घर एक गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया था और तुम उनसे इस तरह रूडली कैसे बात कर सकते हो? मिस्टर वैन का तो नाम सुनते साथ ही ये दोनों एल्डर ही चौंक गए, क्योंकि उन्होंने भी मिस्टर वैन के बारे में सुन रखा था। चेयरमैन किन भी अब यहाँ से जाने वाले थे। चेयरमैन मू उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। जिस पर चेयरमैन किन उनसे कहता है कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मेरी बेटी ही बचपन से बीमार है, जिसकी वजह से ये शादी। इससे पहले कि आगे वो कुछ कह पाते, लेकिन चेयरमैन मू उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहने लगे, आज पता नहीं कैसे मिस्टर वैन हमारे घर पर आ गए, साथ ही साथ मुयेन का रवैया भी कुछ बदला हुआ था। मैं आज रात में ही उससे इस बारे में बात करता हूँ, वो डेफिनेटली इस मैरिज के लिए मान जाएगा। ये सब सुनने के बाद चेयरमैन किन भी वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में मिस किन अपने ग्रैंडपा से कह रही थी, ग्रैंडपा, मैंने तो सुना था कि मुयेन बहुत ही ज्यादा यूजलेस है, लेकिन मुझे देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लगा। मेरे ख्याल से मुयेन के बारे में जितने भी रूमर्स थे वो सारे के सारे झूठ हैं। लेकिन मुझे बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर मिस्टर मू की रेपुटेशन इतनी ज्यादा खराब किसने कर दी। जिस पर चेयरमैन किन उसे जवाब देते हुए कहता है कि इन सारी बातों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मुझे लगता है कि अगर तुम्हारी शादी मुयेन के साथ हो गई तो वो तुम्हारी स्ट्रेंज डिजीज का कोई ना कोई हल तो जरूर निकाल लेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ मुयेन पर आ गया, जिसे तो मिस्टर वैन सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। इन सब सवालों की वजह से मुयेन भी काफी पक चुका। वो अपने मन में कह रहा था कि कोई तो इस मिस्टर वैंग का मुंह बंद करवा दो। सुबह से अब शाम हो गई थी, जिसकी वजह से मिस्टर वैंग को मजबूरन यहाँ से जाना पड़ा। मुयेन भी कमरे में बैठा उसी दिन को याद कर रहा था जब उसकी मौत हुई,
जिसे याद करने पर मोयन को पता चल गया कि उन इवल लोगों के साथ इल्यूजनरी किंग भी था। उसे देखने के बाद मोयन ने तो कसम खा ली वो उसे मार कर ही रहेगा। शायद गॉड ने मुझे इसी वजह से दूसरी जिंदगी दी ताकि मैं उनसे अपना बदला ले सकूं। मोयन अभी यहाँ पर ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर उसका फादर आ गया, जो कि आते साथ ही मोयन से कहता है, कई सालों से मैं इस बात पर शर्मिंदा था कि तुम मेरे बेटे हो। मुझे लगा था कि तुम मिस किन के साथ शादी करने के लिए एग्री हो जाओगे। मोयन अब उनसे सवाल करते हुए कहता है कि फादर आखिर आप ऐसा क्यों चाहते थे, जिस पर तो चेयरमैन मू ने भी अब बताना शुरू कर दिया कि 4 बड़ी फैमिलीज बायून सिटी को सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स की तरह इस्तेमाल करती हैं। अब तो रॉयल और डायो फैमिली दोनों मिलकर हमारी फैमिलीज को प्रेशराइज कर रहे हैं, और तुम भी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हो कि हमारी फैमिली के एल्डर्स कितने ज्यादा एरोगेंट हैं। मू फैमिली और किन फैमिली एक साथ काम इसलिए करना चाहती है ताकि हम इनके प्रेशर को कम कर सके। मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर तुम्हें मिस किन पसंद नहीं आई तो तुम उसी वक्त मैरिज को कैंसिल कर देना। जिसके लिए तो मोयन भी अब मान चुका। वो अपने फादर से कहता है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। चेयरमैन मू अब उससे सवाल करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारी क्या कंडीशन है। तुम्हारी जो भी कंडीशन होगी वो मैं खुशी खुशी मान लूंगा। इसके बाद मोयन ने बहुत सारी हर्ब्स का नाम लेना शुरू कर दिया। अब वो अपने फादर से कहता है कि मुझे आज ही ये सारी चाहिए। उसके फादर को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बेटे को एक ही रात में क्या हो गया, इसीलिए वो गौर से मोयन को देखना शुरू कर देता है। मोयन को लगा कि शायद उसने कोई ऐसी जड़ी बूटी का नाम ले दिया जो कि यहाँ नहीं मिलती, जिस वजह से वो अपने फादर से सवाल करते हुए कहता है, क्या इन्हें ढूंढना काफी मुश्किल है। जिस पर चेयरमैन मू तो उसे जवाब देते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें सब मिल जाएगा। हमारी मू फैमिली में वैसे भी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स की कोई कमी नहीं, मैं तुम्हें अभी भिजवाता हूँ। उनके जाने के बाद मोयन अपने मन में कह रहा था, एक दफा मेरी स्ट्रेंथ वापस आ जाए, इन फैमिलीज को तो मैं बताऊंगा। मोयन को वो सारी जड़ी बूटियाँ मिल चुकी, जिसके बाद वो फर्नेस की मदद से उन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है। लगातार मेहनत करने के बाद मोयन ने अब फाइनली उस पिल को बना लिया। इस पिल की मदद से वो इस बॉडी की स्ट्रेंथ को ज्यादा करना चाहता था। मोयन ने अब एक पिल खा ली, लेकिन उस पिल से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखते हुए मोयन अपने मन में कह रहा था कि ये बॉडी कितनी वीक है, जिसकी वजह से उसने एक और पिल खा ली, जिसे मोयन की बॉडी पर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होना शुरू हो गया और वो कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के लिए वही बैठ जाता है, जिसकी वजह से मोयन की स्ट्रेंथ अब पहले से ज्यादा हो चुकी। अब वो खुद से ही कहने लगा, अगर बुढ़ा लियाओशी अब मेरे सामने आया तो मैं तो इस बार उसका मुंह ही तोड़ दूंगा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी शिकायत एल्डर से लगाने की। ये सब सोचते हुए मोयन अभी यहाँ से जाने ही वाला था कि अचानक से उसके सर में दर्द होने लग गई और उसे पास्ट के विजन्स आने लग गए, जहाँ पर वो उसी स्क्रॉल को देखता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग उस स्क्रॉल को लेने के लिए आए थे, लेकिन उस स्क्रॉल ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सबको वहीं पर जान से मार दिया। त्यांजू को सिर्फ एक ही बात तंग कर रही थी कि आखिर वो मोयन की बॉडी में ही क्यों जागा। उसके अंदाजे से मोयन का उस स्क्रॉल के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर था। ये सब सोचते हुए मोयन खुद से ही कह रहा था, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से उस स्क्रॉल से बहुत सारी पावर्स निकलकर मोयन की बॉडी में जाने लगी, जिससे मोयन को तो काफी ज्यादा पेन हो रही थी, इसलिए उसने इस पावर को एब्सॉर्ब करना बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही मोयन ने अपने बदले के बारे में सोचा, वो इस सारी तकलीफ को भूलते हुए दोबारा से कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया और उसने दोबारा से स्क्रॉल की पावर्स को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। और बहुत देर कल्टीवेशन करने की वजह से अब उसकी स्ट्रेंथ भी पहले से 4 गुना ज्यादा हो चुकी थी। मोयन अभी यहाँ पर खुश हो ही रहा था कि तभी यहाँ पर एक एरोगेंट सा लड़का आ गया, जो कि और कोई नहीं बल्कि सेकंड एल्डर का सन मू चैन था, जिसे तो देखते साथ ही त्यांजुन को फ्लैशबैक आ गया कि कैसे ये मू यन को परेशान किया करता था। मू चैन यहाँ आगे की तरफ आकर मू यन का कॉलर पकड़ते हुए कहने लगा, कुत्ते कमीने तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे फादर से ऐसे बात करने की। मू यन तो उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए यही सोच रहा था, सब लोग इसे जीनियस कहते हैं और ये एक ऐसा जीनियस है जो कि रेलम ऑफ फ्लैश के 5वें स्टेज पर है। मुझे तो ये कोई जीनियस नहीं लगता। मोयन अभी ये सब सोच ही रहा कि मू चैन ने उसके कॉलर की मदद से उसे ऊपर उठा लिया। अब वो मोयन से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने हेड वेटर को हिट किया। कल तो तुम बहुत बहादुर बन रहे थे और मेरे फादर को भी मजबूर किया कि वो तुम्हारे सामने झुके। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम फौरन से जाकर मेरे फादर के सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। लेकिन मोयन के तो उसकी धमकियों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो उससे कहता है कि नील डाउन, आई एम सॉरी। जो सुनकर मूचैन उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही, जो कि उसे समझ ही नहीं आया। अब मूचैन दोबारा से मोयन को धमकाते हुए कहने लगा, क्या तुम चाहते हो कि जैसा मैं तुम्हारे साथ बचपन में सलूक करता था वही करूं? ये कहते साथ ही उसने मोयन को छोड़ दिया। त्यांजुन को मोयन के बचपन के फ्लैशबैक आए, जहाँ पर छोटा सा मोयन डरते डरते अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि अचानक से किसी ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर दिया और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि मूचैन था। अब वो मोयन के पास आकर उसके मुंह पर पाँव रखते हुए कहता है, तुम तो एक गार्बेज हो, चलो जल्दी से खड़े हो जाओ और कुत्तों की तरह भौंकना शुरू कर दो। तुम्हें तब तक भौंकना होगा जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। ये लोग तो मोयन के साथ जान
जानवरों से भी बुरा सलूक किया करते थे। ये सब याद करने पर त्यांजुन को तो मोयन के लिए काफी बुरा लगा और साथ ही साथ उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वो अपने मन में ही मोयन से कह रहा था, मोयन मैं तुम्हारी इस तरह से बेइज्जती कभी दोबारा नहीं होने दूंगा। मूचैन की तो जान को सुकून ही नहीं था। वो दोबारा से मोयन की बेइज्जती करते हुए कहने लगा, तुम उधर मुंह उठाकर क्या खड़े हो, जल्दी से अपने घुटनों पर झुककर मुझसे माफी मांगो अगर तुमने मेरी बात ना मानी। याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ उतना अच्छा नहीं हो पाऊंगा जितना अच्छा बचपन में था। देखो तो सही, कह तो ऐसे रहा है जैसे बचपन में बड़ा उसे फूलों के हार पहनाता रहा है। साथ ही साथ मोयन ये भी कहने लग गया कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे मिस्टर वैन के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। मोयन उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसे कहता है कि नीलडन मैं नहीं बल्कि तुम होगे। मोयन की ये बात सुनकर मूचैन को तो बहुत हंसी आ गई। वो कहता है कि मैं, तुम होश में तो हो? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारे थोड़े से रिलेशनशिप मिस्टर वैन के साथ अच्छे हो गए तो तुम मुझे ये सब कह सकते हो? लगता है तुम अपनी औकात भूल चुके, तुम्हें दोबारा से याद दिलवानी पड़ेगी। ये कहते साथ ही मूचैन ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए मोयन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। वो अब टोंग बाई फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मोयन पर हमला करना चाहता था। मोयन भी अब अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसे कह रहा था कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल ट्रैश कौन है। और ये कहते साथ ही उसने अपनी जेट डिस्ट्रॉयर टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया। अब इन दोनों के पंच एक दूसरे से टकरा चुके थे जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलना शुरू हो गई। उस एनर्जी की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वहाँ पड़ा फर्नेस भी नीचे गिर गया। मूचैन के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं थी कि वो और ज्यादा मोयन के हमले को रोक सके क्योंकि उसकी उंगलियों में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो चुका था और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मम्मी मुझे बचा लो। लेकिन मोयन भी उसे कहाँ ही बख्शने वाला था। उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे दूर पटक दिया। मूचैन तो यहाँ पर जोर जोर से रोते हुए कह रहा था, मेरा हाथ देखो, मेरे हाथ को क्या हो गया। मोयन भी बहुत स्वैग से मूचैन के पास आते हुए उसे सवाल करते हुए कहने लगा, अब बताओ कि ट्रैश कौन है। मूचैन को तो यहाँ पर एक बड़ा धचका लगा क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मोयन इतना ताकतवर हो जाएगा। वो खड़े होते हुए मोयन से कहता है कि आखिर तुम इतने पावरफुल कब हुए? तुम तो बस एक ट्रैश हो, सिर्फ ट्रैश। मोयन तो उसकी ये सारी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि जल्दी भौंको, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ये कहते साथ ही उसने दोबारा से मूचैन के मुंह पर एक टांग मारते हुए उसे दूर पटक दिया। लेकिन मूचैन तो इतना ढीठ है, वो उसकी बात कहाँ ही मारने वाला था। वो मोयन से कहने लगा कि तुम सिर्फ ख्वाब ही देख रहे हो, ऐसा कभी नहीं होने वाला। जो सुनकर तो मोयन मूचैन के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मेरी बात पर तुम बिलीव करो या फिर ना करो, अगर मैंने तुम्हारे बाजू को अपनी फिंगर्स की मदद से प्रेस कर दिया तो ये पूरी जिंदगी कभी काम नहीं करेगा। मूचैन तो मोयन से काफी ज्यादा डर चुका, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ ना। जिस पर मोयन उसे कहता है कि जल्दी भौंकना शुरू करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये कहने के फौरन बाद उसने काउंट डाउन करना शुरू कर दिया, 3, 2, इससे पहले कि वो 1 कह पाता। मूचैन फौरन से बोला, अच्छा मैं भौंकता हूँ। और अब मूचैन ने भौंकना शुरू कर दिया था। मूचैन अभी यहाँ पर भौंक ही रहा था कि तभी उसका फादर यानी कि सेकंड लीडर वहाँ पर पहुँच गया, जो कि अपने बेटे को यह हरकत करता हुआ देखकर कहने लगा कि ये तुम क्या कर रहे थे। मूचैन तो अपने फादर को यहाँ देखकर इतना खुश हो गया कि जैसे सालों से उनसे मिला ही नहीं। अब वो डैडी डैडी कहते गिरते पड़ते अपने फादर के पास पहुँच गया। अपने बेटे की ऐसी कंडीशन देखकर सेकंड एल्डर को तो बहुत गुस्सा आ गया। वो भड़कते हुए मोयन से सवाल करके कहने लगे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? जिस पर तो मोयन मासूम बनने का नाटक करते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा था, हम लोग तो बस अपनी बचपन की यादें ताजा करने के लिए बचपन वाला खेल दोबारा से खेल रहे हैं। सेकंड एल्डर को यहाँ पर गुस्सा तो इतना आ रहा था कि वो मोयन का मुंह ही तोड़ दे, लेकिन अभी के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो मोयन से गुस्से से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने ही भाई पर हाथ उठाने की? तुम्हें तो इस जुर्म की पनिशमेंट जरूर मिलेगी क्योंकि तुमने मेरे बेटे को भौंकने पर मजबूर किया। मेरे ख्याल से तो पहली बार वो अपनी असली औकात पर वापस आया। मोयन अब सेकंड एल्डर की बातें सुनने के बाद उनसे कहता है कि सेकंड एल्डर आखिर इसमें मसला क्या था? मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं 9 साल का था बिल्कुल इसी तरीके से मूचैन मुझे ट्रीट करता था। ये तो बस खेल रहे हैं, आप ये सब मेरे फादर को कहा करते थे। जो सुनकर तो सेकंड एल्डर बात को कवर करने के लिए कहता है, हाँ तब तो तुम बच्चे थे, बच्चे तो इस तरह के खेल खेलते रहते हैं। सेकंड एल्डर की ये बात सुनकर मोयन को तो और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्से से कहता है, अच्छा तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जब मैं 12 साल का था तो मूचैन मुझे पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करता रहा और जब मैं 15 इयर्स का हुआ तो इसने मुझे दरख्त पर लटका कर अपनी आर्चरी प्रैक्टिस करने के लिए एक टारगेट की तरह इस्तेमाल किया। क्या आप इन सब चीजों को बच्चों का खेल कहते हैं? सेकंड एल्डर बचपन में खुद ही तो अपने बच्चों को ये सब करने के लिए कहा करता था, इसलिए वो मोयन से कहता है कि ये सब तो पुरानी बातें हो चुकी, तुम्हें अब अपने ब्रदर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मोयन यहाँ पर मूचैन की तरफ देखते हुए कहने लगा, भाई इस जैसा कचरा मेरा भाई बनने के काबिल नहीं। जैसा ट्रीटमेंट आप सब ने बचपन में मुझे दिया वही सेम ट्रीटमेंट अब मैं आप सबको दूंगा।
सेकंड एल्डर भी बहुत ही कमीना था। वो मुयेन से सवाल करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम मिस्टर वैन के थोड़ा सा क्लोज हो चुके तो क्या कुछ भी कर लोगे? मैं तुम्हें अभी ही मार दूंगा, ना होगे तुम, ना यहाँ पर आया करेगा मिस्टर वैन। ये कहते साथ ही सेकंड एल्डर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए मुयेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। मुयेन भी कहीं पीछे हटने वाला था, वो भी उसके अटैक को डॉज करने के लिए फुल रेडी है। इससे पहले कि इन दोनों के दरमियान फाइट हो पाती, वहाँ पर मुयेन के फादर आ गए, जो कि आते साथ ही सेकंड एल्डर से कहने लगा, आप जरूरत से ज्यादा ही एरोगेंट हो रहे हैं। मुयेन और मुचेन दोनों ही हमारी फैमिली के बच्चे हैं और इस एज के बच्चों के दरमियान फाइट होना तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन तुम तो मेरे बेटे को मारना चाहते थे। क्या तुम इस बात को भूल चुके थे कि वो चेयरमैन का बेटा है? आज जो कुछ भी हुआ, फ्यूचर में दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड एल्डर भी यहाँ पर अपनी एक्सप्लेनेशन देना चाहता था, लेकिन चेयरमैन तो उसे चुप कराते हुए कहता है कि क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? सेकंड एल्डर के साथ यहाँ पर लियाओशी भी आया था, वही लियाओशी जो कि सर्वेंट्स का हेड है। चेयरमैन मू अब उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगे, मू फैमिली के यंग मास्टर के दरमियान फाइट करवाने की वजह से तुम्हें एक्सपेल किया जाता है। चेयरमैन की ये बात सुनते साथ ही लियाओशी तो अपने घुटनों पर ही बैठ गया, क्योंकि वो अब अपनी नौकरी खो चुका। उसे यूँ रोता देख मुयेन भी अपने मन में कह रहा था, अगर ये अपनी सर्वेंट वाली पोस्ट पर रहकर शोखियां ना मारता तो आज इसके साथ ऐसा ना होता। ये सब इसका खुद का किया धरा है। चेयरमैन अब मुयेन से कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, क्योंकि एल्डर किन और उनकी बेटी तुमसे मिलने के लिए आए हैं। मुयेन तो वहाँ पर नहीं जाना चाहता, इसलिए वो अपने फादर से कहता है कि क्या मेरा जाना जरूरी है, जिस पर तो उसका फादर उसे कहता है कि जल्दी आओ। मजबूरन हमारे मुयेन को भी अपने फादर के साथ जाना पड़ा। रास्ते में मुयेन का फादर उसे कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम फिजिकल रेलम की 4th लेयर पर पहुंच चुके, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ तो उससे भी ज्यादा है। बदमाश, तुम मुझसे ये सब कब तक छुपाने वाले थे? मुयेन को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके फादर ने इतनी जल्दी उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा कैसे लगा लिया। मुयेन अब अपने फादर से कहता है कि मैं तो बस आपको बताने ही वाला था, जिस पर उसका फादर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे इस बारे में नहीं पूछूंगा कि आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हुए, क्योंकि तुमने मेरी बात मान ली और शादी के लिए एग्री हो गए। और तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि तुम आखिर मिस किन से शादी क्यों कर रहे हो, क्योंकि उन्हें एक स्ट्रेंज डिजीज है जिसे ठीक करने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन आज तक इसमें कोई कामयाब नहीं हो पाया और वो 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती। और आज वो यहाँ पर इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि शायद मिस्टर वैन मिस किन की इस बीमारी को ट्रीट कर सके। अपने फादर की ये सारी बातें सुनने के बाद मुयेन अपने मन में कह रहा था, अच्छा तो इसी वजह से उन्होंने मुझे चूज किया। साथ ही साथ मुयेन अपने फादर से कहने लगा, फादर मेरे मिस्टर वैन के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं, मैं तो उनसे उसी दिन ही मिला था और आपको एक बात बताऊं कि वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। मुयेन की ये बात सुनकर उसके फादर उसे डांटते हुए कहने लगे, तुम्हें पता भी है कि मिस्टर वैन कितने बड़े अल्केमिस्ट हैं, तुम्हें इस तरह से उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए। अभी वो यहाँ पर मुयेन को डांट ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक भागता भागता सर्वेंट भी आ गया, जो कि इन दोनों से कहता है कि प्रिंसिपल लू और मिस्टर वैन मुयेन से मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इनसे कुछ सवाल पूछने थे। सर्वेंट की कहते साथ ही मुयेन अब अपने फादर से कहने लग गया, फादर मैंने आपसे कहा था ना कि ये ओल्ड मैन मुझे बहुत ही ज्यादा तंग करता है, देखिए दोबारा से मेरा सर खाने आ गया। फाइनली ये लोग भी अब लिविंग हॉल में पहुंच चुके, जहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स, प्रिंसिपल लू और मिस्टर वैन भी मौजूद थे। मुयेन का फादर मिस्टर वैन से कहता है, मुझे आपके यहाँ आने पर बहुत खुशी हुई, आप नेक्स्ट टाइम भी जरूर आइएगा। जिस पर मिस्टर वैन हंसते हुए कहते हैं, यहाँ तो मैं सिर्फ मुयेन से मिलने के लिए आया हूँ ताकि उनसे कुछ सवाल पूछ सकूं, लेकिन मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि यहाँ और भी ज्यादा लोग आने वाले हैं। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, इसके लिए सॉरी। मिस्टर वैन अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी चेयरमैन किन खड़ा होकर मिस्टर वैन को ग्रीट करते हुए कहने लगा, मेरी पोती को बचपन से ही एक कोल्ड इलनेस की बीमारी है, हर रात इसकी बॉडी से कोल्ड बाहर आती है जिसे हम सप्रेस भी नहीं कर सकते। बहुत सारे अल्केमिस्ट को हमने इसे दिखाया जिनका यही कहना था कि ये 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी पोती की मदद करें। मिस्टर वैन भी थोड़ी देर सोचने के बाद ये कहता है, ये ब्रदर मू की फियांसी है, इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसका इलाज कर सकूं। मैं मिस किन को एग्जामिन करना चाहूंगा। ये सुनते साथ चेयरमैन किन तो खुशी हो गए। वो मिस किन को बुलाते हुए कहते हैं कि मिस्टर वैन के पास जाओ। मिस किन अब मिस्टर वैन के पास आ चुकी थी, जिसे तो मिस्टर वैन अपनी पावर्स की मदद से चेक करना शुरू कर देते हैं। उनकी ऐसी पावर्स को देखकर मुयेन अपने मन में कह रहा था, शायद ये फिजिकल रेलम के 10th स्टेज को भी सरपास कर चुके। यहाँ पर मिस्टर वैन ने भी किन मिंग्यू को पूरे तरीके से एग्जामिन कर लिया था, जिसकी वजह से चेयरमैन किन अब उससे सवाल करते हुए कहने लगा, आपको क्या पता चला, क्या मेरी पोती ठीक हो सकती है? मिस्टर वैन भी यहाँ पर उदास होते हुए उन्हें जवाब देकर कहता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, मेरे ख्याल से मिस किन के स्टमक में कोल्ड है, मैंने आज से पहले इस तरह की अजीब बीमारी नहीं देखी। मिस्टर वैन के मुँह से ये सारी बातें सुनने के बाद चेयरमैन किन तो काफी ज्यादा निराश हो चुके, उनका दिल टूट चुका, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया कि उनकी पोती 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहने वाली। मिस्टर वैन
अब उसे दिलासा देते हुए कहने लगे, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ख्याल से मोयन इस बारे में कुछ न कुछ जरूर कर सकता होगा। जो सुनकर तो मोयन अपने मन में कह रहा था, क्या इस बुढ़े को कोई और काम नहीं, हमेशा मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, आज भी फ्री में ही मुझे फंसा दिया। लगता है इसे तो कोई खासा शौक है मेरी मुश्किलात बढ़ाने का। लेकिन मिस्टर वैन भी कहाँ चुप करने वाले थे, वो तो और ज्यादा मोयन की तारीफें करते हुए कहने लगे, मोयन तो अल्केमी का एक जीनियस मास्टर है, मेरे पास बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी मेरी नॉलेज सिर्फ मोयन के 10% है। मिस किन, तुम मोयन के पास जाओ, इसके पास जरूर कोई न कोई सोल्यूशन जरूर होगा। एल्डर फेंग युआन को तो ये बात सुनकर हंसी ही आ गई। वो कहने लगा कि इस जैसा ट्रैश और मिस किन को ठीक करेगा, जिसे तो मिस्टर वैन भी ठीक न कर पाए। मोयन का फादर भी सामने ही बैठा था, जिसे तो एल्डर फेंग युआन की बातें सुनकर गुस्सा आ गया, जिस वजह से उसने मोयन की तरफ देखना शुरू कर दिया। अब मोयन भी समझ चुका था कि बात उसकी इज्जत पर आ चुकी, जिस वजह से वो फौरन से खड़ा होते हुए अपने फादर से कहने लगा, मैं इस बारे में श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मिस किन को ठीक कर दूं। ये सब कहने के बाद मोयन जाकर मिस किन को चेक करने लग गया और स्क्रॉल की पावर्स का इस्तेमाल करने की वजह से उसे मालूम हो गया कि मिस किन के पास फिनिक्स आइज सोल है। ये जानने के बाद मोयन भी काफी हैरान था। वो अब सबके सामने कहने लग गया, मिस किन, आपके पास फिनिक्स आइज सोल है और कोई शक नहीं इसी की वजह से आपको सर्दी लगती थी, और ऐसा कोई वॉरियर नहीं जो कि इस फिनिक्स आइज सोल को अपने अंदर रख सके। आइज फिनिक्स एंशिएंट फिनिक्स कोर्ट्स की फैमिली में से हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मिस किन, आप सिर्फ अपनी प्योर युआन येन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आज तक इसे सप्रेस करती आई, जो कि बहुत बड़ी बात है। चेयरमैन किन भी ये सब सुनने के बाद मोयन के पास आ गया। वो मोयन से सवाल करते हुए कहता है कि क्या इसका कोई इलाज नहीं, जिस पर मोयन उन्हें जवाब देते हुए कहने लगा। मोयन अब उसे कहता है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा, जो सुनकर तो चेयरमैन किन खुशी हो गए। वो अब मोयन से सवाल करते हुए कहने लगे, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है, जिस पर मोयन उन्हें जवाब देते हुए कहने लगा कि हाँ, मेरे पास रास्ता है, जिसकी मदद से मिस किन 1 महीने से भी पहले ठीक हो जाएंगी, और इन सब चीजों के अलावा मैं आपकी फैमिली को मिस किन जैसा जीनियस दे दूंगा, क्योंकि हजारों सालों में कोई एक ही ऐसा होता है जिसके पास आइस फेनिक्स सोल की पावर्स होती हैं। मिस किन की किस्मत में लिखा हुआ है कि वो पूरे तियान्युन में फेमस होंगी, लेकिन मुझे इन्हें ठीक करने के लिए कुछ हर्ब्स की जरूरत होगी। चेयरमैन किन तो अपनी पोती के लिए कुछ भी कर सकता था, इसीलिए वो फौरन से एग्री होते हुए कहने लगा, तुम्हें जिस भी जड़ी बूटी की जरूरत हो तुम बस मुझे बता देना, चाहे वो कितनी भी एक्सपेंसिव क्यों ना हुई, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। अगर मैं अपनी पोती को बचाते हुए बैंकरप्ट भी हो गया तो मुझे इसका भी अफसोस नहीं होगा। मिस किन भी यहाँ पर अपने ग्रैंडपा का अपने लिए इतना ज्यादा प्यार देखकर इमोशनल हो गई। मोयन ने अब इन्हें हर्ब्स के नाम बताना शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो इनसे कहता है, अगर आपको इनमें से कोई भी हर्ब ना मिली तो आप मुझे बता देना, मैं आपको उसके लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव बता दूंगा। क्या आप ये सारी की सारी मेडिसिन को लेकर आ सकते हैं? चेयरमैन किन की तो खुशी का यहाँ पर ठिकाना ही नहीं था। वो खुश होते हुए कह रहे थे कि हाँ मैं ला सकता हूँ, मैं तुम्हें ये सारी की सारी जड़ी बूटियाँ कल ही लाकर दूंगा। नहीं कल नहीं, आज ही लाकर दूंगा। ये कहते साथ ही चेयरमैन किन यहाँ से भाग गए, क्योंकि वो जल्द से जल्द अपनी पोती को ठीक करना चाहते थे। मोयन तो उन्हें यहाँ से भागता हुआ जाता देखकर कहने लगा, इतनी भी जल्दी की कोई जरूरत नहीं थी। मिस्टर वैन भी यहाँ पर मोयन से सवाल करते हुए कहने लगा, क्या आपको पूरा यकीन है कि इन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए आप मिस किन के लिए मेडिसिन बना लेंगे? जिस पर तो मोयन उल्टा उसी से सवाल करते हुए कहने लगा, क्यों, ऐसा नहीं हो सकता क्या? उसकी बात का जवाब देते हुए मिस्टर वैन कहने लगा कि ये 4 इंग्रेडिएंट्स तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, जो कि हर जगह ही मिल जाएंगे। मोयन उनकी बात सुनकर कहता है कि इस बात का पता तो आपको कल ही चल जाएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया, जहाँ पर फर्स्ट और सेकंड एल्डर आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, मैं तो बस यही देखना चाहता हूँ मोयन जो कि कल इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, क्या मिस किन को ठीक कर पाएगा? मोयन ने भी यहाँ पर मिस किन के ट्रीटमेंट के लिए सारी चीजों को इकट्ठा कर लिया था। अब वो दरवाजे को बंद करने ही वाला था कि तभी मिस्टर वैन बीच में आते हुए कहने लगे, मैं आपको मिस किन का ट्रीटमेंट करते हुए देखना चाहता हूँ। लेकिन मोयन तो मिस्टर वैन को पीछे की तरफ हटाते हुए कहता है, नहीं, मुझे आप नहीं देख सकते। अंदर की तरफ मोयन ने एक बहुत बड़ा टैंक रखा हुआ था, जिसके नीचे लकड़ियाँ जल रही थी। उस टैंक के अंदर काफी ज्यादा पानी था, जिसके अंदर मोयन ने जड़ी बूटियों को डाल दिया। मोयन को ये सब करता देख मिस किन अपने मन में कह रही थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये ट्रीटमेंट के नाम पे मुझे एक बाथटब में ले आएगा। क्या ये मेरा फायदा उठाना चाहता है, या फिर मैं इसे बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी? मिस किन यहाँ पर ऐसी बहकी बातें ही सोच रही थी कि मोयन मिस किन से कहता है कि इस बाथटब के अंदर जाओ, जो सुनकर तो मिस किन परेशान ही होगी। वो मोयन से कहती है, क्या मैं इस टब के अंदर उसी सूरत में जाऊंगी जब तुम इस कमरे से बाहर चले जाओगे? जिस पर तो मोयन उसे जवाब देते हुए कहता है, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला, तुम मेरी पेशेंट हो, जैसा मैं बोलूंगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। वैसे भी मेरे यहाँ से जाने के बाद अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो गया तो उसका ब्लेम तुम मेरे पे मत डालना। मिस किन भी अब बेचारी क्या ही कर सकती थी, क्योंकि अगर वो ठीक होना चाहती है तो उसे मोयन की बात माननी ही पड़ेगी।
करूंगी। अब वो अपना मास्क हटाते हुए बाथटब के अंदर चली गई। मोयन तो बस उसे देखे ही जा रहा था, जिस वजह से मिस किन उससे सवाल करते हुए कहने लगी कि आखिर तुम मुझे क्यों देख रहे हो। मोयन अब मिस किन की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहने लगा, तुम तो इतनी प्यारी हो, फिर तुम हमेशा अपने मुंह को ढांप कर क्यों रखती हो, जिसकी वजह से मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। शायद तुम्हारे दांत बाहर हैं या फिर तुम्हारा फेस अगली है, इसी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ता है। मोयन के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद मिस किन ने तो ब्लश करना शुरू कर दिया। मोयन आगे की तरफ बढ़ते हुए बाथटब के पानी को चेक करते हुए कहने लगा कि देखो ये पानी कितना ज्यादा गर्म है, लेकिन अभी तक तुम्हें फील भी नहीं हुआ। चलो मैं इसमें कुछ और ज्यादा हर्ब्स को डाल देता हूँ, मुझे बताना जब पानी तुम्हें गर्म लगे। बाहर की तरफ चेयरमैन किन और मिस्टर वैन भी इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। मोयन यहाँ पर मिस किन से कहता है, आज से तुम्हारे लिए नॉर्मल नाइट्स और फुल मून की नाइट्स सेम होंगी, लेकिन जब भी फुल मून होएगा तो कोल्ड पॉइजन तुम्हारी बॉडी को एक्सप्लॉइट करते हुए खुद को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि अब से तुम अपनी प्योर युआन रेजिस्टेंस का इस्तेमाल नहीं करोगी। मोयन की ये सारी बातें सुनने के बाद मिस किन अपने मन में कह रही थी, ये बात तो मैंने आज तक अपने ग्रैंडफादर को भी कभी नहीं बताई कि फुल मून की नाइट को मुझे सबसे ज्यादा सर्दी लगती है, फिर ये इसे कैसे पता। मोयन तो यहाँ पर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम्हें बस ये फील करना होगा कि आखिर तुम्हारी बॉडी में वो कोल्ड पॉइजन कहाँ से स्टार्ट होता है और उसे फिर अपनी प्योर युआन एनर्जी के साथ ब्लेंड करने की कोशिश करो। इस प्रोसेस में तुम्हें काफी पेन होगा, लेकिन अगर इस प्रोसेस ने एक दफा कम्प्लीटली वर्क कर दिया तो तुम्हारा ये कोल्ड पॉइजन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और फिर तुम 20 साल से भी ज्यादा जिंदा रहोगी। मिस किन तो मोयन को देखते हुए बस अपने मन में ये कह रही थी कि मैंने जो कुछ भी मोयन के बारे में सुना था, मोयन तो बिल्कुल ही उससे डिफरेंट है। अचानक से मिस किन की बॉडी पर उसकी पावर्स हावी होना शुरू हो गई, जिसे देखते हुए मोयन कहता है कि फिनिक्स आइस सोल का काउंटर अटैक शुरू हो चुका। मिस किन को सहारा देने के लिए मोयन ने भी अपनी पावर्स को मिस किन के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो उससे कह रहा था कि तुम्हें अपनी आइस सोल फिनिक्स के साथ अच्छे तरीके से मर्ज होना होगा, तभी हम उस सोल की पावर्स को समझ सकेंगे। मिस किन के सामने यहाँ पहली दफा फिनिक्स आइस सोल आ चुकी थी, जो कि आते साथ ही मिस किन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से तो मिस किन फ्रीज होना शुरू हो गई। इवन के बाथटब का पानी भी फ्रीज हो रहा था, जो देखते हुए मोयन कहता है कि ये तो अच्छा नहीं हुआ। उसने मिस किन को अपने और ज्यादा करीब करते हुए अपनी पावर्स को मिस किन में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। वो उससे कहता है कि तुम ऐसे हार नहीं मान सकती, तुम्हें लड़ना ही होगा, जिसकी वजह से मिस किन ने अपने आप को उस आइस से आजाद करवा लिया। अब वो फिनिक्स आइस सोल को लेने में भी कामयाब हो चुकी। जैसे ही मिस किन ने आंख खोली, उसकी बॉडी से बहुत सारा कोल्ड एसेंस बाहर आ रहा था, जिसकी वजह से ये दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। मोयन तो मिस किन के बहुत ही ज्यादा करीब था। मिस किन मोयन से कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, मुझसे दूर हटो। मोयन तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो मिस किन से दूर हट जाए, लेकिन वैसा नहीं कर पाता। अब वो उसे कहने लगा कि अगर आज मैं ना होता तो तुम मर जाती, तुमने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया था। जिस पर मिस किन उसे कहने लगी कि अच्छा मैं तुम्हारी बात समझ चुकी, लेकिन अब तो मुझे छोड़ दो। मोयन अब उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि मुझे कोई शौक नहीं तुमसे चिपकने का, ये तो तुम्हारी बॉडी से निकलने वाला कोल्ड हो रहा है जो कि मुझे तुमसे अलग नहीं होने दे रहा, और मेरा कल्टीवेशन लेवल इतना हाई नहीं कि मैं इससे आजाद हो सकूं। जिस पर मिस किन कहने लगी, अच्छा जरा रुको, मैं ट्राई करती हूँ, शायद मेरी पावर्स की मदद से हम दोनों अलग हो जाएं। और थोड़ी देर की मेहनत के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अलग हो चुके। बाहर की तरफ तो सब लोग ही इनका इंतजार कर रहे थे। चेयरमैन किन फौरन से अपनी पोती के पास आकर उससे पूछने लगा, अब तुम कैसी हो। इससे पहले कि मिस किन उसकी बात का कोई जवाब दे पाती, चेयरमैन किन को ऐसा लगा कि मोयन भी मिस किन को ठीक करने में नाकामयाब हो चुका, इसीलिए वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं, अगर मोयन तुम्हें ठीक नहीं कर पाया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जब कोई ट्रीटमेंट फेल हुआ हो। मिस किन तो अपने ग्रैंडपा की सारी बातें सुनने के बाद उन्हें कहने ही वाली थी कि ग्रैंडपा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इससे पहले कि वो उनकी बात का जवाब दे पाती, एल्डर फेंग युआन अपने बीच में टांग अड़ाते हुए कहने लगे, मैं तो पहले से ही जानता था, जब मिस्टर वैन कुछ न कर पाए तो ये कचरा क्या कर लेगा। इसे लग रहा था कि हम सब बेवकूफ हैं जो इसकी बातों पर यकीन कर लेंगे कि इतनी ऑर्डिनरी सी हर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए ये मिस किन के कोल्ड पॉइजन को क्योर करना चाहता था। सेकंड एल्डर भी अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए मिस्टर वैन के पास पहुंच गया। वो उनसे कहता है कि आपने इस बार गलत बंदे को चूज कर लिया, क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं कि मोयन तो बचपन से एक ट्रैश है। अगर मोयन अपनी एल्केमी स्किल का इस्तेमाल करते हुए मिस किन को ठीक कर देता, मैं और फर्स्ट एल्डर हम दोनों ही अपनी सीट्स को छोड़ देते। वो भी ये सब कह रहा था कि मिस किन बोल पड़ी। वो कहती है, ग्रैंडपा आपने मुझे गलत समझ लिया। ये कहते साथ ही उसने अपना मास्क रिमूव कर दिया, जिसका मतलब ये था कि वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी। साथ ही साथ वो इन सबको बताती है कि मोयन ने मेरी बॉडी से कोल्ड पॉइजन को रिमूव करने में काफी मदद की, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ और मुझे तो लगता है कि शायद मैंने ब्रेक थ्रू भी कर लिया। मिस किन की ये बात सुनकर
सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग ही हैरान हो गए। मोयन का फादर भी हैरानगी से कह रहा था कि मेरे बेटे ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिखाया जिसे तो मिस्टर फैन भी ना कर सके। चेयरमैन किन तो अपनी पोती के लिए बहुत ज्यादा खुश थे, जिस वजह से वो मोयन के फादर से कहने लगे, आपका बेटा सच में बहुत कमाल का है। बायून सिटी में इसके बारे में जितनी भी अफवाहें थी, अब मुझे मालूम हो गया कि वो सब की सब झूठ है। मेरे ख्याल से तो वो लोग अंधे थे जो कि मोयन की स्किल्स को देख ही नहीं पाए। मोयन का फादर यहाँ पर बहुत खुश था क्योंकि आज उसने जिंदगी में पहली बार अपने बेटे की तारीफ सुनी थी। इसीलिए वो चेयरमैन किन से कहने लगा कि आज हम लिविंग हॉल में बैठकर बात करते हैं। ये कहते साथ ही ये दोनों यहाँ से जाने ही वाले थे कि मोयन ने इन्हें बीच में ही रोक दिया। वो इनसे कहने लगा कि आपने सुना नहीं, अभी किसी ने कुछ कहा था। यहाँ पर कोई कह रहा था अगर मैंने मिस किन को ठीक कर लिया तो वो अपनी एल्डर की पोजीशन से रिजाइन दे देंगे। मोयन की बात सुनते साथ ही दोनों एल्डर्स को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उन दोनों का तो बस नहीं चलता कि मोयन को जान से मार दे। मोयन को भी यहाँ अच्छे से ही पता था कि ये दोनों ऐसा कभी नहीं करने वाले, इसीलिए वो खुद की बात का ही जवाब देते हुए कहता है, अच्छा खैर भूल जाओ इस बारे में, वैसे भी लोगों को आदत होती है बड़ी बड़ी फेंकने की, लेकिन उन्हें अपना मुंह संभाल कर बात करनी चाहिए। इन दोनों एल्डर से ये कहने के बाद मोयन अपने फादर से कहता है कि फादर मैं एकेडमी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ कुछ काम है। यहाँ से सब लोगों के जाने के बाद ये गुस्से से भरे हुए ये दोनों एल्डर ही आपस में बातें करते हुए कहने लगे कि इस कूड़े ने वाकई में स्किन को हील कर दिया, ये इतने थोड़े दिनों में इतना महान कैसे बन गया। एल्डर फेंग युआन को भी डर था अगर मोयन ऐसे ही चलता रहा तो वो जल्द ही पूरी सिटी में बहुत फेमस हो जाएगा, जो कि इनकी फैमिली के लिए एक बड़ा खतरा है। इसीलिए ये दोनों डिसाइड करती है कि ये मोयन को अपने रास्ते से हटा देंगे। जो सुनकर सेकंड एल्डर कहता है कि हम इसे बायून सिटी में नहीं मार सकते, इसका तो हमें कहीं और बंदोबस्त करना होगा। चले आए इस मैटर को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। मोयन भी अब अपने एकेडमी की तरफ जा रहा था कि रास्ते में वो देखता है कि कुछ लड़के उसी के स्टूडेंट को बुली कर रहे थे। वो बदमाश बच्चे मिंग्यू से कह रहे थे कि तुम्हारा बाप एक जुआरी था जबकि तुम्हारी माँ एक तवाइफ और तुम एक घटिया औरत के बेटे हो। हमेशा याद रखना जब भी तुम मुझे देखोगे तो तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा। मोयन भी दूर खड़ा ये सब देखते हुए अपने मन में कह रहा था ये तो मेरी ही क्लास का स्टूडेंट मिंग्यू है। मिंग्यू को यहाँ दो लोगों ने पकड़कर जमीन पर रखा हुआ था। ये देखते हुए मिंग्यू सामने खड़े लड़के से कहने लगा अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो मेरे साथ अकेले फाइट करो। लेकिन वो लड़का तो जानता था अगर उसने अकेले इसके साथ फाइट की तो वो हार सकता है, इसीलिए वो उल्टा मिंग्यू का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी ऐसा करूंगा? शायद टीचर मोयन की क्लास के सारे बच्चे उनकी तरह ही बेवकूफ हो चुके। तुम देख नहीं पा रहे अपने आसपास कितने सारे लोग हैं, तो फिर हम दोनों अकेले फाइट क्यों करेंगे? ये कहते साथ ही उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया क्योंकि वो मिंग्यू पर अटैक करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता मोयन ने बीच में आते हुए उसे रोक दिया। अब वो उसे कहता है कि सिर्फ मुझे ही हक है कि मैं अपने स्टूडेंट को मारूं या फिर उन्हें कुछ भी करूं। क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं कि स्कूल में पर्सनल फाइट्स करना मना है? मिंग्यू को यहाँ पास का सीन याद आया जहाँ पर उसे आज की तरह ही बच्चे मार रहे थे और मोयन उसके पास से गुजर रहा, लेकिन वो मिंग्यू को बचाने की बजाय खुद का मुंह छुपाते हुए वहाँ से भाग गया। और वैसे भी मोयन बेचारा करता ही क्या क्योंकि वो तो खुद वीक था। मिंग्यू तो मोयन को यहाँ पर देखते साथ ही खुश हो गया। वो उनसे कहने लगा टीचर मोयन आप यहाँ पर आ गए। उस लड़के को तो जरा सी तमीज नहीं, वो अपने टीचर की बेइज्जती करते हुए कहने लगा मैं सोच ही रहा था कि आखिर कौन है जो कि यहाँ पर आ गया और वो तुम थे बेवकूफ इंसान। खुद के लिए ये अल्फाज सुन के मोयन को तो गुस्सा आ गया और वो गुस्से से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसका गला पकड़ लेता है। मोयन अब उस लड़के से कहता है कि दाओयिन पहले तो तुमने अपने क्लासमेट्स को तंग किया और बाद में अपने ही टीचर के साथ बदतमीजी कर रहे थे। क्या तुम्हें एकेडमी के रूल्स के बारे में नहीं पता? इसीलिए आज मैं तुम्हें थोड़ी तमीज सिखाऊंगा। लेकिन दाओयिन को तो इन सारी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो उल्टा और मोयन की बेइज्जती करते हुए कहने लगा तुम तो एक बेवकूफ कचरे के अलावा कुछ नहीं, आज पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। ये कहते साथ ही उसने मोयन की जैकेट से खुद को आजाद कर लिया। अब वो मोयन की बात का जवाब देते हुए कहता है अच्छा तो मैं तुम जैसे कचरे को टीचर बुलाऊं, क्या ये मजाक नहीं? अब वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए मोयन पर अटैक करना चाहता था। इससे पहले ही मोयन ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे हर्ट करना शुरू कर दिया, जिससे दाओयिन को तो काफी तकलीफ हो रही थी। इसलिए वो मोयन पर अटैक करना चाहता है लेकिन बेचारा ऐसा कर ही नहीं पाता और खुद ही हार मानते हुए जमीन पर बैठ गया। असल में मोयन अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसकी फिंगर्स को तोड़ रहा था। मोयन ने जब उसकी 2 फिंगर्स को तोड़ा तो वो जोर से चिल्लाते हुए उसे कहने लगा मोयन, लेकिन मोयन कहाँ ही रुकने वाला था। वो उसे कहता है 3 फिंगर्स। ये सुनते साथ ही दाओयिन को तो मालूम हो गया कि मोयन आज नहीं रुकने वाला। इसीलिए दाओयिन तमीज के दायरे में आते हुए कहने लगा टीचर मोयन आई एम सॉरी, इसमें सारी गलती मेरी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब सुनते साथ ही दाओयिन के साथ आए लड़के भी डर गए। अब दाओयिन मिंग्यू से माफी मांगते हुए कहता है मिंग्यू मुझे माफ कर देना,
मैं तुम्हारे साथ दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। जिस पर तो मिंग्यू ने भी उसे माफ कर दिया। मिंग्यू भी मोयन को देखकर काफी हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ये वही टीचर मोयन है जो कि उसे छोड़कर भाग गया था। मोयन मिंग्यू को उठाते हुए कहने लगा कि तुम अपनी क्लास में जाओ और हाँ, आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना। दाओयिन भी कुत्ते की दुम की तरह ही था। जैसे वो कभी सीधे नहीं हो सकती, दाओयिन को भी ऐसे सुकून नहीं आ सकता। वो मोयन के यहाँ से जाने के बाद कह रहा था कि तुम ये मत सोचना कि आज की फाइट यहीं पर खत्म हो गई, मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगा। जिस पर तो उसके साथी उसे कहने लगे, आपको पता है ना कि मोयन मू फैमिली से बिलोंग करता है। जिस पर दाओयिन उसे जवाब देते हुए कहता है, मू फैमिली की हैसियत हमारे आगे सिर्फ एक कुत्ते की तरह है, इसलिए मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी इस इंसल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तभी उसके साथ वाला स्टूडेंट उसे सवाल करते हुए कहने लगा, दाओयिन अब तुम क्या करोगे? हमारी अकेडमी में एक ऐसा पर्सन भी है जिसे देखते साथ ही मोयन की तो पेंट ही गीली हो जाएगी। मैं मोयन को अपने सामने घुटनों के बल बैठकर अपने सामने रहम की भीख मांगते हुए देखना चाहता हूँ। ये यहाँ पर किसकी बात कर रहा था वो तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। मोयन अब फाइनली अपनी क्लास में पहुँच चुका था, जहाँ पर तो सारे बच्चे ही उसे अपना घर समझकर सो रहे थे। मोयन ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चे तो झुके तू ही रहे। मोयन भी अपने मन में कह रहा था, तुम सबको तो सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहते साथ ही उसने अपने पास से ग्रास को निकाल लिया, जिसे तो वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पूरी क्लास में फैला देता है। इस ग्रास की खुशबू काफी अच्छी थी, जो कि बच्चों को काफी पसंद आई, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उनकी आंखों में पेन होना शुरू हो गया। बच्चे तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, टीचर मोयन आपने ये हमारे साथ क्या किया? मोयन भी अब आगे की तरफ आते हुए कहने लगा, अगर आप लोगों को सोना है तो अपने घर जाकर सो, ये कोई सोने की जगह नहीं। मेरी क्लास में आप लोगों को ध्यान से मुझे सुनना होगा। यांग को तो इससे बहुत परेशानी हुई थी, इसलिए वो खड़ा होते हुए मुयन से कहने लगा, मुयन आखिर ये तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मोयन तो बड़े आराम से उसे कहता है, मैं तुम्हारा टीचर हूँ और जब तक तुम क्लास में रहोगे तो तुम्हें मेरी बातों को सुनना पड़ेगा। ये सुनकर तो यांग को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं यंग मास्टर हूँ और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे सोते हुए डिस्टर्ब करने की। मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ मुझसे माफी मांगने का। मोयन ने तो सिर्फ अपने पेन का ही इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे हटा दिया, जिससे तो यांग और ज्यादा भड़क चुका और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए मोयन पर हमला करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो मोयन तक पहुंच पाता, मोयन ने दोबारा से अपने पेन का इस्तेमाल करते हुए उसे नीचे गिरा दिया। अब तो यांग मोयन के कदमों में पड़ा हुआ था। मोयन अब उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि मुझे पता है कि तुम मुझसे माफी मांगना चाहते थे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे पाँव में गिरने की कोई जरूरत नहीं। तभी वहाँ पर एक बॉडी बिल्डर जैसा दिखने वाला इसी स्कूल का टीचर पहुँच गया, जिसका नाम था जिंगडोंग। वो मोयन से कहता है, मोयन क्या तुम अपने स्टूडेंट को इसी तरह पब्लिकली मारते हो? क्या तुम्हें हमारी एकेडमी के रूल्स के बारे में नहीं पता? यांग तो फौरन से जाकर टीचर जिंगडोंग के पीछे छुप गया और वो उससे मोयन की शिकायत लगाते हुए कहता है, टीचर इसने मुझे मारा, आपको मेरा बदला इनसे लेना होगा। टीचर जिंगडोंग को तो यहाँ पर देखकर क्लास के बच्चे आपस में बातें करते हुए कहने लगे। टीचर जिंगडोंग को तो मोयन कभी भी पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता है कि मोयन जैसे ट्रैश की हमारी एकेडमी में कोई जरूरत नहीं। वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की स्ट्रेंथ की वजह से है और जब भी ये मोयन को देख ले तो ये उसे ऐसे चपटने की कोशिश करता है जैसे बिल्ली किसी चूहे को। तभी वहाँ पर दाओयिन भी पहुँच गया, जिसे तो मोयन ने थोड़ी देर पहले ही सबक सिखाया था। असल में ये सारा किया धराया उसी का है। उसने ही मोयन से बदला लेने के लिए टीचर जिंगडोंग को यहाँ पर भेजा। दाओयिन भी मोयन की शिकायत लगाते हुए कहने लगा, टीचर जिंगडोंग, टीचर मोयन ने मुझे परेशान किया, मैं तो बस मिंग्यू के साथ मजाक कर रहा था और टीचर मोयन को गलतफहमी हो गई और उन्होंने आते साथ ही मुझे मारना शुरू कर दिया। इन्हें ये भी ख्याल नहीं आया कि ये एक टीचर है जबकि मैं एक स्टूडेंट। टीचर जिंगडोंग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप टीचर मोयन को एक सबक सिखाएं ताकि आइंदा कभी वो दोबारा किसी बच्चे के साथ ऐसा ना कर सके। मिंग्यू को तो ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से कहता है कि कमीने तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन जिंगडोंग तो उसकी पूरी बात सुने बगैर ही मोयन से कहता है, दाओयिन ने पहले मुझे जो कुछ भी बताया कि तुमने उसे मारा, मुझे इस पर यकीन ही नहीं आया कि तुम जैसा ट्रैश भी ऐसा कोई काम कर सकता है। लेकिन अब मुझे ये सब देखने के बाद लगता है कि तुमने ऐसा किया होगा। तुम बच्चों से कहते हो कि वो अपने क्लासमेट्स को बुली ना करें, जबकि तुम तो खुद ही उन्हें मार रहे थे। मोयन पहले की तरह थोड़ी जो कि जिंगडोंग से डर जाएगा। वो कॉन्फिडेंटली जवाब देते हुए कहता है कि ये मेरा मसला है, मैं जो मर्जी करूँ, इससे आपको क्या प्रॉब्लम? अगर आप प्रिंसिपल होते तब भी मैं शायद आपकी बात सुन लेता, या शायद आपने खुद को प्रिंसिपल समझना शुरू कर दिया। मोयन ने तो यहाँ पर जिंगडोंग की अच्छी खासी बेइज्जती कर दी थी। मोयन की ये बातें सुनते साथ ही वहाँ मौजूद बच्चों ने भी हंसना शुरू कर दिया, लेकिन जिंगडोंग जो कि मोयन को एक कच्चा समझता था, वो उसके हाथों अपनी बेइज्जती कैसे होने दे सकता। इसीलिए वो गुस्से से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा, अच्छा तो तुम मरना चाहते
चाहते हो? तुम एक जूनियर टीचर हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? ये कहने के फौरन बाद ही वो मोयेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया, जिसे तो मोयेन ने अपनी जेट फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए रोक लिया। लेकिन वो ज्यादा देर के लिए जिंगडोंग का अटैक नहीं रोक पाया और पीछे की तरफ हट गया। अब जिंगडोंग मोयेन से कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे जैसा कचरा कभी फिजिकल बॉडी रेलम के 4th लेवल तक भी पहुंच पाएगा। अच्छा, अब मुझे समझ आया कि तुम्हारे में इतनी हिम्मत कहां से आई कि तुम मेरे आगे बोल सको। टीचर जिंगडोंग की ये बात सुनकर शान्यू भी हैरान थी कि टीचर मोयेन आखिर इतनी जल्दी 4th लेवल पर कैसे पहुंच गए। जिंगडोंग यहाँ पर फ्लेक्स करते हुए कहने लगा कि तुम्हारे जैसे कचरे को मारने के लिए मैंने सिर्फ अपनी 30% पावर यूज की थी। जिस पर मोयेन उसे जवाब देते हुए कहता है, अच्छा 30%, लेकिन मैंने तो सिर्फ अपनी 20% ही स्ट्रेंथ यूज की। ये सुनकर तो जिंगडोंग को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से अपनी पावर्स को अनलिश कर देता है और वो इसी गुस्से के साथ मोयेन पर अटैक कर देता है, जिसे तो मोयेन ने साइड पर हटते हुए डॉज कर लिया। जिंगडोंग तो बार बार मोयेन पर अटैक्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक भी अटैक उसका मोयेन को लग नहीं पाया। जो देखने का बाद जिंगडोंग अपने मन में कह रहा था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं, मैं लेवल 6 पर हूँ जबकि ये लेवल 4 पर है, फिर भी मैं इसे क्यों नहीं हरा पा रहा। लेकिन इस बेवकूफ को कौन ही बताए कि हमारे मोयेन की स्ट्रेंथ तो आर्म कल्टीवेटर से ज्यादा है। अब जिंगडोंग अपनी और ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए तियानजू टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ये टेक्निक दिखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। तभी वहाँ आसपास मौजूद बच्चे आपस में बात करते हुए कहने लगे, ये तो हमारी एकेडमी की सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन टेक्निक है। अगर ये अटैक टीचर मोयेन को लग गया तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पैरालाइज हो जाएगी। इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए लेवल 7 के बंदे को भी आराम से हराया जा सकता था। टीचर मोयेन तो अभी 4 लेवल पर है, आखिर वो इसे कैसे बचेंगे? वो बच्चे यहाँ पर इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी जिंगडोंग ने तियानजू टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक एनर्जी बॉल को मोयेन की तरफ थ्रो कर दिया, जिसे तो मोयेन ने अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ वो स्वॉर्ड जाकर जिंगडोंग को लग गई, जिससे तो जिंगडोंग दूर जाकर गिर गया। लेकिन उसकी अकड़ तो अभी भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो मोयेन से कहता है कि तुम तो एक यूजलेस ट्रैश हो। इससे पहले कि वो मोयेन को आगे कुछ कह पाता, मोयेन ने फौरन से उसे एक टांग मारते हुए बेहोश कर दिया। अब वो उसे कहता है कि ट्रैश, अब बताओ कौन है ट्रैश? अभी तो और ज्यादा फाइट्स आनी बाकी हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड को देखना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना।